Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. So yesterday we studied about universal franchisee and right to contest. If you have any problem regarding our yesterday's topic, you can ask me. Ma'am, can you please re-explain the term separate electorates? Okay. बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट वाली जो चीज थी वो हमें ये बता रही थी कि जो इनका एफपीटीपी सिस्टम था उसको हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर हम पीआर वाली चीज लगा रहे हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो एक अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट अगर हम लगा देंगे, ठीक है, पूरा प्रोसीजर को हम अलग से कर देंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, ठीक है। तो वो सारी चीजें बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये चीज थी कि काफी सारे लोग जो है उनको अपना वो चाहिए था कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, हम भी इस चीज के अंदर जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे विमेन जो है, क्योंकि उनकी भी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, उनको भी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था, तो सब चीजों को देखते हुए यहाँ पे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट वाली चीज जो है वो करी थी, जिसमें बोला था कि आपको आपका कम्युनिटी के हिसाब से आपको रिप्रेजेंटेशन मिले, उस हिसाब से हम आपका अलग वो करवा देंगे। जैसे एसटी और एससी वाली चीज थी, जैसे इनको बोला गया था कि आपके लिए कमीशन बिठाया गया था और बोला गया था कि भाई आपने जो है ये रिजर्वेशन मिलेगा, अलग अलग आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उसको सेट की जाएगी और फिर ये चीज आगे जाकर के फॉर्मुलेट करेगी। तो उसी तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट वाली चीज भी बोली गई थी, एक टर्म रखी गई थी जो कि आगे जाकर के थोड़ी डिफिकल्ट होनी थी। समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Okay. So we started this universal franchising and right to contest yesterday, and we completed most of its paragraph. Few are left, so we'll continue with that. What is true of the right to vote is also true of right to contest election. जो चीज सही है कि भाई राइट मिलेगा आपको वोट करने का, उसी तरीके से आपको हक है कि आप इलेक्शंस भी लड़ सकते हो। All citizens have the right to stand for election and become the representative of the people. लोगों के पास में हक है कि भाई वो इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हो सकते हैं और वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव की तरह इलेक्ट कर सकते हैं, मतलब बन सकते हैं। However, there are different minimum age requirements for contesting elections. लेकिन यहाँ पर भी कुछ अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जितनी एक जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको कुछ फुलफिल करनी होती है रिक्वायरमेंट्स। किसी भी इलेक्शन के अंदर आपको एज ए रिप्रेजेंटेटिव की तरह अगर खड़ा होना है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी जो फुलफिल करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू स्टैंड फॉर लोकसभा और असेंबली इलेक्शन, अ कैंडिडेट मस्ट बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पे आ गई पहली चीज कि अगर आप लोकसभा इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन के लिए आप एज ए कैंडिडेट की तरह अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एज है वो 25 साल होनी चाहिए, ठीक है। देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो, यहाँ पे कुछ और रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। फॉर इंस्टेंस, देयर इज अ लीगल प्रोविजन दैट अ पर्सन हु हैज अंडरगॉन imprisonment for 2 years, 2 or more years for some offense is disqualified from the contesting election. अब यहाँ पे जो चीज बोली गई है वो ये है, रिस्ट्रिक्शन जो लगाया गया है एज फैक्टर के अलावा, वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, जो लीगल प्रोविजन के हिसाब से देखा जाए, उसने अगर वो कभी इम्प्रिजन हुआ है, यानी उसको जेल हुई है 2 साल या 2 से ज्यादा साल, किसी चीज के लिए उसने कोई क्राइम किया है, तो वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकता और वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। But there are no restrictions of income, education or class, gender or on the right to contest election. लेकिन यहाँ पर कोई भी पाबंदी नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई व्यक्ति जो उसकी इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है, कौन सी क्लास का है, जेंडर क्या है, या उसको ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे ही लोग जो हैं, ये सारी ही जो फील्ड्स हैं, इसमें उनका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं मेंशन्ड है और ये लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। बस बेसिक चीज ये देखी जाती है कि वो 25 साल या 25 साल से बड़ा हो, दूसरा उसने कभी कोई क्राइम नहीं किया हो या जेल नहीं काटी हो, ठीक है। समझ में आया? इन दिस सेंस आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज ओपन टू ऑल सिटीजन। इस तरीके से हमारा जो सिस्टम है इलेक्शन का वो सबके लिए खुला हुआ है, अपने सारे सिटीजन के लिए खुला हुआ है। किसी को कोई दिक्कत आई है इन दोनों ही पैराग्राफ्स में तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am.
Okay. Independent Election Commission. Several efforts have been made in India to ensure the free and fair election system and process. कई सारे efforts लगाए गए हैं इंडिया के अंदर कि जिससे free और fair तरीके से election system जो है उसको election करवाया जाए और उस process को properly करवाया जा सके, operate करा जा सके. The most important among these is the creation of an independent election commission to supervise and conduct election. इस लाइन को मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एफर्ट लगाया गया है वो ये है कि यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को बिठाया गया था जो इस तरह के इलेक्शंस को कंडक्ट कराएगा और सुपरवाइज कराएगा. Do you know that in many countries there is an absence of an independent mechanism for conducting elections? क्या आपको पता है कई सारे देशों के अंदर ये चीज जो है बिल्कुल गायब है, वहां पे कोई इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म नहीं है इस तरह के इलेक्शंस को कराने के लिए, जैसे कि हमारे देश के अंदर इलेक्शन कमीशन है, वहां पे वो चीज नहीं है. Article 324, the superintendent's direction and control of the preparation of electoral rolls for and the conduct of and all elections to parliament and to the legislature of every state and of elections to the offices of president and vice president held under this constitution shall be vested in a commission referred to in this constitution as election commission. अब यहाँ पे आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है कि ये सुपरवाइज भी करेगा, ठीक है, जितने भी इलेक्टोरल एक्टिविटीज होंगी उनको ये रोल आउट करेगा, कंडक्ट करेगा, सारे इलेक्शंस जो है पार्लियामेंट के हों, लेजिस्लेचर के हों, हर स्टेट के अंदर, हर ऑफिस के अंदर जो है वो करवाए जाएंगे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अंडर होंगे ये, ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारी चीजें मेंशन्ड है. तो आर्टिकल 324 के अंदर ये सारी इलेक्शन कमीशन की जो ड्यूटीज हैं वो आपको बताई गई हैं. ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. Article 324 of the Indian Constitution provides for an independent election commission for the superintendence and direction and control of the electoral roll and conduct of elections in India. अब इस आर्टिकल 324 को जो चीज हमने ऊपर अभी पढ़ी है वो नॉर्मल लैंग्वेज में बताया गया है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड कराता है कि एक इंडिपेंडेंट तरीके से इलेक्शन कमीशन काम कर सके, सुपरवाइज कर सके, डायरेक्ट कर सके और कंट्रोल कर सके जितनी भी इलेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं और प्रॉपर तरीके से हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शंस करवाए. ठीक है, these words in the constitutions are very important for they give the election commissioner decisive role in virtually everything to do with elections. ये सारे ही वर्ड जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत जरूरी हैं, जरूरी तरीके से लिखे गए हैं क्योंकि यही चीज जो है क्लियर करती है कि कैसे इलेक्शन कमीशन जो है एक डिसाइसिव रोल, एक इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले कर रहा है सारी ही इंडिया के अंदर, सारी कंट्री जो अपना पूरा देश है उसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसके अंदर कैसे इलेक्शंस करवाने चाहिए. द सुप्रीम कोर्ट हैज अग्रीड विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो चीज यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की गई है उससे पूरी तरह अग्री किया है. To assist the Election Commission of India, there is a chief electoral officer in every state. अब इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया के अंदर उसको असिस्ट करने के लिए हर जगह पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बैठाया गया है हर एक स्टेट के अंदर, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, बहुत सारी स्टेट्स हैं यहाँ पर, तो इसीलिए वहां पे एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के तौर पे हर एक स्टेट में एक व्यक्ति अपॉइंट होता है. The election commission is not responsible for the conduct of local body elections. अब जो आम जनता के जो बेसिक लोकल इलेक्शंस होते हैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है. As we shall study in the chapter of local government में आपको ये पता पड़ेगा कि ये इलेक्शन कमीशन कैसे लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. The state election commissioners work independently of the election commission of India and each has its own separate sphere of operation. स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके पास में इंडिपेंडेंटली वो काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का उसके लिए, और उनका खुद का एक अलग से स्फीयर होता है ऑपरेशन करने का, यानी कि उनका फंक्शनिंग जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से होती है. तो
इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं है लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए, उसके लिए प्रॉपर एक चैप्टर आगे दिया हुआ है जिसमें आपको पता पड़ेगा कि ये क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं है लोकल गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, क्लियर है? इन दोनों ही पैराग्राफ्स के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay, the Election Commission of India can either be a single member or a multi-member body. Election Commission जो इंडिया का वो एक single member भी हो सकता है और multi-member भी हो सकता है। Till 1989 the Election Commission was a single member. 1989 तक single member body था. Just before the 1989 general election, 2 election commissioners were appointed, making the body multi-member. अब इस चीज को ध्यान से देखिए कि 1989 तक सिंगल मेंबर बॉडी थी इलेक्शन कमीशन, और 1989 के बाद जब जनरल इलेक्शन हुए तो वहां पे 2 कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया था, जिससे वो क्या बना, मल्टी मेंबर या मल्टी मेंबर, दोनों ही तरीके से आप कह सकते हैं, वो वैसी बॉडी बन गया। Soon after the elections, the commission reverted to its single member status, और इलेक्शन होते ही 1989 के जनरल इलेक्शंस होते ही वापस से उसको सिंगल मेंबर स्टेटस पे ही लेकर के आ गए। And in 1993, 2 election commissioners were once again appointed, and the commission became multi-member and has remained multi-member since then. 1993 के अंदर वापस से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स बिठा दिए गए और तब से अभी तक में ये मल्टी मेंबर ही है। इलेक्शन कमीशन जो है वहां पर 2 कमिश्नर्स बिठाए गए हैं 1993। तो आप देख सकते हो कितना फ्लक्चुएशन आया। 1989 तक सिंगल, 1989 के बाद 2, फिर वापस हटा दिए गए, फिर 1993 के बाद में वापस से 2 अपॉइंट कर दिए गए और अभी तक 2 अपॉइंटेड है। इनिशियली देयर वर मेनी एप्रीहेंशंस अबाउट अ मल्टी मेंबर कमीशन। जब ये चीज रखी गई थी तो बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हुई थी, लोगों ने इस चीज को अलग अलग तरीके से लिया, कुछ ने इसको अप्रिशिएट किया, कुछ जो है इन्होंने इसको पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया। ठीक है, सबको डर लग रहा था कि ये हो सकता है आगे जाकर के बहुत ज्यादा क्योटिक सिचुएशन हो जाए, क्योंकि एक ही पोस्ट पर 2 जने बिठाना अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क होता है। देयर वाज अ शार्प डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर कमिश्नर्स अबाउट हु हैड हाउ मच पावर। अब जो इनको डर लग रहा था, जो इनको अप्रीहेंशन लग रहा था, जो डाउट था, वो ये था बेसिकली कि उस समय के जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स बिठाए गए थे, पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो दूसरे कमिश्नर थे, उनको ये लग रहा था कि भाई उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था कि किसके पास में ज्यादा पावर है। The matter had to be settled by the Supreme Court, और इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट ने सेटल डाउन किया। Now there is a general consensus that a multi-member election commission is more appropriate as a power is shared and there is greater accountability. अब ये चीज बोली गई है यहाँ पे, जनरल कंसेंसस यानी आम राय जो बताई गई है कि मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है अपनी जो भी इन्होंने एक्टिविटीज करनी है आगे जाके उसके लिए। क्लियर है? Yes, ma'am. बाकी स्टूडेंट्स जो है वो भी रिप्लाई करेंगे। यू आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस क्लास। Yes, ma'am. Yes. ओके, the chief election commissioner presides over the election commission but does not have more powers than the other election commissioner. जो chief election commissioner है उनके पास में ज्यादा थोड़ी पावर रहती है इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, सीईसी शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है, और बट ऐसा भी नहीं कि उनके पास में बहुत ज्यादा पावर्स है दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर्स है उनके पास में। ठीक है, the CEC and the 2 election commissioners have equal powers to take all decisions related to the elections as a collective body. अब CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो और जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं बाकी के 2, उनके पास में डिसीजन लेने के लिए इक्वल पावर्स हैं, जो भी रिलेटेड चीजें हैं इलेक्शन की उसके लिए। they are appointed by the president of India on the advice of the council of ministers. इन लोगों को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं, और किसकी एडवाइस पे करते हैं? जितने भी मंत्री लोग होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है उनकी एडवाइस पर इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है। ये चीजें आप मार्क कर लीजिएगा, बिकॉज व्हेन यू वर आस्क्ड इन अ क्वेश्चन, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में या उनके जो दूसरे इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, तो आपने ये सारी चीजें पॉइंट जो है मेंशन करनी है कि इनका अपॉइंट कौन करता है और किसकी एडवाइस पे इनको अपॉइंट किया जाता है। इट इज देयरफॉर पॉसिबल फॉर अ रूलिंग पार्टी टू अपॉइंट अ पार्टिसन person
to the commission who might favor them in the elections. तो ये भी possibility है कि जो ruling party है वो अपने हिसाब से अपने एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करवाए जो उनको आगे जाकर के उनके फेवर में ही इलेक्शंस करवाए, ठीक है। दिस फियर हैज लेड मेनी टू सजेस्ट दैट दिस प्रोसीजर शुड बी चेंज। अब यही जो डर है, इससे कई बार लोगों ने इस चीज के लिए बोला है कि इस प्रोसीजर को चेंज किया जाए। मेनी पर्सन्स हैव सजेस्टेड दैट अ डिफरेंट मेथड शुड बी फॉलोड दैट मेक्स कंसल्टेशन with the leader of opposition and the Chief Justice of India necessary for the appointment of CEC and the election commissioners. अब इसी डर के तहत लोगों ने सजेस्ट किया है कि एक डिफरेंट मेथड जो है वो अपनाना चाहिए, जिसमें कंसल्टेशन करना चाहिए जो दूसरी पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी का जो लीडर है उसका, और चीफ जस्टिस जो है इंडिया का, उनके द्वारा इस चीज को अपॉइंट करना चाहिए, सीईसी को और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स को। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द सीईसी एंड द इलेक्शन कमिश्नर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरा इनका जो टेन्योर पीरियड रहता है उसके लिए वो पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है कि वो सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर्स का टेन्योर जो है वो पूरी तरह से सेफगार्ड करेगा। दे आर अपॉइंटेड फॉर अ 6-year टर्म और कंटिन्यू टिल द एज ऑफ 65 व्हिचएवर इज अर्लियर। इस चीज को मार्क कर लीजिए। ये जो टेन्योर वाली लाइन बताई गई है ये इंपॉर्टेंट कैसे है कि भाई इनका जो टाइम पीरियड रहता है, अगर ये 65 ईयर्स के नजदीक है, ठीक है, तो इनका रिटायरमेंट थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन इनका जो फिक्स्ड पॉइंट किया जाता है इनको करीब 6 साल के लिए किया जाता है, या 6 साल पूरे हो गए तो इनको रिटायर कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा उस पोजीशन से। नहीं तो अगर 6 साल पूरे नहीं हुए लेकिन ये 65 ईयर्स के हो गए हैं तो भी इनको हटा दिया जाएगा। जो whichever is earlier, जो भी पहले होगा उस अकॉर्डिंग इनको हटा दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। No. Okay. The CEC can be removed before the expiry of the term by the president if both houses of parliament make such a recommendation of a special majority. अब इसको 6 साल भी नहीं हुए और ये 65 इयर्स के भी नहीं हुए हैं, उससे पहले ही इनको हटाने का एक और वो है जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो इनको हटा सकते हैं अगर दोनों ही जो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के वो रिकमेंड करें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में। ठीक है, जैसे ये वाली लाइन भी मार्क कर लीजिएगा। This is done to ensure that a ruling party cannot remove a CEC who refuses to favor in it elections. इससे ये पक्का होता है कि भाई कोई भी रूलिंग पार्टी जो है किसी भी सीईसी को हटा नहीं सकती अगर वो मना कर दे उनके फेवर में इलेक्शन करवाने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि इसमें अब जब दोनों ही हाउसेस का इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो उसमें ऑपोजिशन भी तो पार्टिसिपेट करेगा, इसीलिए। द इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो हटाए जा सकते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो सीईसी है वो उसको कौन हटा सकता है? प्रेसिडेंट, अगर दोनों हाउसेस जो है पार्लियामेंट के वो अपनी स्पेशल मेजोरिटी के साथ में वोट कर दें तो दोनों ही चीजें ध्यान रखनी है कि सीईसी को कौन कौन हटा सकता है और इलेक्शन कमिश्नर्स जो है उनको कौन हटा सकता है। टॉप पे सीईसी है, उसके अंडर में जो है इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। समझ में आई बात? क्लियर है? यस मैम। कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को भी? नो मैम। Okay. The Election Commission of India has a wide range of functions. अब इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया के, उनके पास में बहुत ज्यादा काम होते हैं। ठीक है, वाइड रेंज है उनकी फंक्शंस की। पहला है इट सुपरवाइजेस द प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर्स लिस्ट। पहले ये सुपरवाइज करते हैं कि भाई अभी जो वोटर लिस्ट है उसको अप टू डेट करो, अपडेट करो, एज इन कि कितने जो बच्चे हैं वो 18 साल के हो गए हैं उनका भी वोटर लिस्ट में नाम इन्वॉल्व होगा। अब किसी की डेथ हो गई है तो उनका वोटर लिस्ट में से नाम हटाया जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पर बोली जाती हैं। It makes every effort to ensure that the voter list is free of errors like non-existence of names of registered voters or existence of names of those non-eligible or non-existent. अब वही चीज जो मैंने अभी आपको बोली कि यहाँ पे इसको वोटर लिस्ट को अपडेट करना होता है इस तरीके से कि यहाँ पे कोई भी गलती नहीं हो, कोई भी एरर्स नहीं हो। जो एग्जिस्ट नहीं करते नाम उनको भी हटाया जाए। ठीक है, जो एग्जिस्ट करते हैं उनका नाम उसमें मेंशन किया जाए। जो नॉन एलिजिबल है उनको हटाया जाए, जो नॉन एग्जिस्टेंट है उनको हटाया जाए। ठीक है, क्लियर है? इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay, then second point, it also determines the timing of the elections and prepares the election schedule. अब ये भी इनका ही काम होता है कि किस समय इलेक्शन कराने हैं, क्या टाइम पीरियड रहेगा इलेक्शन शेड्यूल का, वो भी ये डिसाइड करते हैं। इलेक्शन शेड्यूल्स इंक्लूड्स द नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शंस, डेट फ्रॉम व्हिच नॉमिनेशंस कैन बी फाइल्ड,
last date for filing nominations, last date of scrutiny, last date of withdrawal, date of polling, date of counting and declaration of results. ये सारी ही चीजें जो हैं यहाँ पे मेंशन होती है कि कब इलेक्शन कराने हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी कराने की इलेक्शन, लास्ट डेट क्या रहेगी, फाइल नॉमिनेशन करने की लास्ट डेट क्या रहेगी, स्क्रूटनी यानी कि इंक्वायरी जो इंस्पेक्शन करना होता है कौन सा कैंडिडेट सही है कौन सा नहीं है उसकी डेट क्या रहेगी, फिर साथ साथ विड्रॉ जो करने की डेट होती है वो कब होगी, पोलिंग कब करवाई जाएगी, काउंटिंग कब होगी और रिजल्ट्स कब डिक्लेयर किए जाएंगे, ये सब काम भी इन्हीं का होता है। ये इनका सेकंड फंक्शन है जो सेकंड पॉइंट पे मेंशन है। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, No, ma'am. ma'am. ओके, so that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. Please conjure up your problems related to this topic, this chapter. We'll discuss all of your problems in our next class, which will be on Monday. Now I'm going to send you a link for your next class because we are running out of time. Okay, so log in with that ID.